नमस्कार, देश की बात में हाजिर है। वाराणसी की जिला अदालत ने आज ज्ञानवापी मामले में श्रृंगार गौरी में प्रतिदिन दर्शन पूजा करने की याचिका को इजाजत दे दी है। इससे 1991 के पूजा स्थल कानून की अनदेखी के सवाल उठ रहे हैं। 18 अगस्त 2021 में 5 महिलाओं ने याचिका दी थी। वाराणसी अदालत में अब 8 महीने तक की सुनवाई चली थी और इस पूरे मामले को हमें बेहतर तरीके से समझाने के लिए फैजान मुस्तफा, कानून के जानकार, हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे संविधान को समझते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद फैजान साहब जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। जो आज ये फैसला आया, हम देख सकते हैं वहाँ पे महिलाएं बहुत खुश हैं। आस्था का सवाल जुड़ा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ कानून भी हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में आस्था भी है, राजनीति भी है और कानून भी है। तो अगर आप हमें समझा सकें कानून के लिहाज से तो क्या कहेंगे? निधि जी, देखिए, मेन बात ये थी कि जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया था और उस वक्त ये कहा गया था कि 91 का एक्ट आने के बाद अब किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप को, उसके कैरेक्टर को बदला नहीं जा सकता था, तब सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही थी कि उसके कैरेक्टर को असर्टेन किया जा सकता है। यानी बदलने का सवाल नहीं है, लेकिन उसका ओरिजिनल कैरेक्टर क्या है ये देखा जा सकता है। अब आज जो वहां के डिस्ट्रिक्ट जज हैं, जिनको ये केस दे दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने सिविल जज से हटा के एक सीनियर जज यानी डिस्ट्रिक्ट जज को दे दिया था, जो वहां के सीनियर मोस्ट जज हैं। उनका 26 पेज का ऑर्डर है और उस ऑर्डर में जितने ऑब्जेक्शंस रेज किए थे, ये निधि जी बात हो रही है कि इस केस को सुना जाए या ना सुना जाए, अभी फैसला आने की बात नहीं है जी। तो जो मस्जिद कमेटी ने ऑब्जेक्शंस लगाए थे, जैसे उन्होंने ये कहा कि वक्फ एक्ट के सेक्शन 85 के हिसाब से किसी वक्फ प्रॉपर्टी के बारे में कोई भी इस तरीके का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। तो जज ने ये कहा कि ये जो वक्फ का मामला है, इसमें औरंगजेब ने तो वक्फ क्रिएट नहीं किया। आपको याद होगा बाबरी मस्जिद के केस में भी ये हो चुका था कि वो वक्फ साबित नहीं हुआ था, क्योंकि बाबर के वक्फ का कोई सबूत नहीं मिला था, जबकि मस्जिद के ऊपर जो कुछ लिखा हुआ था वो वक्फ ट्रीट किया जा सकता था, लेकिन कोर्ट ने उसे नहीं माना। तो यहां भी ये कहा गया। दूसरी बात ये कही गई कि जो खसरा का रेवेन्यू रिकॉर्ड है, जिसमें उसको वक्फ की तरह मेंशन किया गया है, उस रिकॉर्ड के आने से वो वक्फ नहीं हो जाता, और रेवेन्यू रिकॉर्ड में कोई चीज दर्ज हो जाने से किसी की मिल्कियत साबित नहीं होती। ये सुप्रीम कोर्ट के इस तरह के फैसले रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट जज ने उन्हें कोट किया है। तीसरी चीज जो निधि जी सबसे अहम उन्होंने कही है कि यहां पर 91 का जो कानून है वो लागू नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये जो 5 औरतें हैं जो वहां पर दर्शन और पूजा करना चाहती हैं, ये कह ही नहीं रही कि हम इस मंदिर को मस्जिद बनाना चाहते हैं। ये कह ही नहीं रही कि हमको इसकी मिल्कियत दे दी जाए और ओनरशिप दे दी जाए। ये तो सिर्फ एक पूजा करने के अधिकार को क्लेम कर रही हैं, जो इनका सिविल राइट है, और एक सिविल कोर्ट को उस तरीके के मैटर को सुनने का अधिकार है। तो आज की जो कार्रवाई है, उससे सबसे खास बात जो निकल के आती है वो ये कि अब इस केस को सुना जाएगा। आज सिर्फ इतना ही मैटर था कि क्या इसको सुना भी जाए या ना सुना जाए। 1937 का एक फैसला था जिसमें उसको वक्फ माना गया, फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट गया, उन्होंने भी वक्फ माना। मस्जिद इंतजामिया कमेटी का उस पर बहुत जोर था, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जज ने यह कहा कि 1937 के फैसले में क्योंकि हिंदुओं को पार्टी नहीं इंप्लीट किया गया, इसलिए उनके ऊपर यह लागू नहीं। और वक्फ के मामले में जो नॉन मुस्लिम्स हैं या जो स्ट्रेंजर्स हैं वक्फ प्रॉपर्टी के लिए, उनके ऊपर भी वो लागू नहीं होगा। तो कुल मिला के जो मस्जिद इंतजामिया गई थी ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत, ये कहती हुई कि इस केस को सुना ही ना जाए, उसमें उनको आज नाकामयाबी हुई है। और जिस तरीके के बात, क्योंकि देखिए इस स्टेज पे अभी एविडेंस नहीं दी गई है, इस स्टेज पे अभी जज को जो डिफेंडेंट हैं यानी मस्जिद इंतजामिया इस मामले में, उनके क्या सबूत हैं, क्या उनका कहना है, उसे देखने की जरूरत नहीं है। फिर भी जिस तरीके से जज ने
डिस्कस की है चीजें, प्लेंट और डिफेंडेंट के जो आर्गुमेंट्स हैं उनको, उससे मुझे ये लगता है कि ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लेवल पे कोई बहुत ज्यादा इसमें चेंज होगा फैसला, जब बहस होगी और एविडेंस रिकॉर्ड होगी, उसकी उम्मीद कम लगती है। क्योंकि लॉ के हिसाब से जज ने कोट किया कि काशी विश्वनाथ एक्ट जो 1983 में यूपी विधानसभा ने पास किया था, उसके सेक्शन 4 सब क्लॉज 9 में जो टेम्पल की परिभाषा दी हुई है, उसमें ये पूरा कॉम्प्लेक्स टेम्पल बन जा रहा है। अब अगर ये 1983 में कानून द्वारा इसको टेम्पल माना जा चुका है, तो फिर 1991 का कानून इस पर लागू नहीं होगा। मैं समझता हूं आज का जजमेंट एक बड़ा सेटबैक है मस्जिद इंतजामिया कमेटी के लिए। और निधि जी, मैं चलते चलते ये बात कहूं, मैंने कई बार कही है, लोग समझते नहीं, मजहबी मामलात में बहुत ज्यादा कानून पे रिलाई करना अच्छी चीज नहीं। मैं तो कानून सालों से पढ़ाता हूं। आपस में जो धार्मिक कम्युनिटीज हैं उन्हें मिल बैठ कर अपने मसले हल कर लें। अदालतों में केसेस को ले जाना, जो बाबरी मस्जिद का एक्सपीरियंस था उससे कुछ सीख लेनी चाहिए। और जब आप अदालत में जाते हैं तो एक पार्टी जीतती है और एक हारती है, लेकिन अगर आप बैठ के कोई सेटलमेंट करते हैं तो दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ मिलता है। मैं ये समझता हूं कि अगर इन 5 औरतों के प्रेयर करने का कोई इंतजाम कर दिया जाए या कर दिया जाता तो शायद ये मसला तूल नहीं पकड़ता। ये बहुत आपने अहम बात कह दी कि अगर आपसी बातचीत से ही इन महिलाओं की पूजा अर्चना की अनुमति दी जाती तो ये स्थिति यहाँ पर नहीं आती। और कानून के लिहाज से आपने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझा दिया है। आगे भी आपने बता दिया कि किस तरह का इस पूरे मामले में जा सकता है ये पूरा मामला। अब लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि ये महिलाओं ने जो इजाज़त है, साल भर की पूजा की इजाज़त मांगी है, और जो हिंदू पक्ष के वकील हैं हमारे सहयोगी से बातचीत में कह रहे थे कि 1993 तक तो यहाँ पे पूजा होती रही थी, तो उस पे नहीं आएगा। तो उस लिहाज से, क्योंकि क्या होता है कि जिस तरह से मैं भी और आप जानते हैं कि एक कानून होता है, फिर आस्था होती है, फिर राजनीति होती है। तो जब राजनीति हावी हो जाती है तब खटास आने लगती है, तब कड़वाहट आने लगती है। आज बहुत अच्छे एक बनारस के, वाराणसी के एक शख्स ने तिलक लगाया हुआ था। उन्होंने कहा कि आए जो भी फैसला, लेकिन हम बनारस के लोगों को कुछ नहीं होने वाला है, हम अपने गंगा जमनी तहजीब से रहेंगे। लेकिन जब राजनीतिक रंग चढ़ने लगता है तब थोड़ी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। उस लिहाज से अगर मैं राजनीति की बात ना करूं लेकिन कानून की बात करूं, क्योंकि इसके कई डॉक्यूमेंट्स, जो वीडियोस थे वो भी लीक हो गए थे, उससे भी आस्थाएं आहत हुई थी। तो इस पे क्या ध्यान रखा जा सकता है कानून की निगाह में आगे? देखिए निधि जी, ऐसा है कि बाबरी मस्जिद के केस में तो सबूतों की बहुत कमी थी, लेकिन यहाँ काशी के मामले में इस बात के ऐतिहासिक सबूत मौजूद हैं कि इसके कुछ पोर्शन को औरंगजेब ने ढाया था। मुझे ये लगता है कि एक तो खैर धर्म के मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए, और फिर आस्था को लेकर राजनीति, ये तो बहुत ही बुरी चीज है। लेकिन एक जो रिलीजन का इस्तेमाल करके समाज को पोलराइज किया जाए, वोटों की राजनीति हो, वो देश के लिए अच्छी नहीं है। एक मॉडर्न देश में धर्म का जिक्र जितना हमारे यहाँ होता है, मैं उससे वरीड हूं। इतना धर्म सेंट्रल स्क्वायर में, पब्लिक स्क्वायर में, टीवी पर हर वक्त धर्म, ये देश को उन्नति के रास्ते पे नहीं ले जाएगा। अगर धर्म प्राइवेट हो, लोगों में रिलीजियोसिटी कम हो और स्पिरिचुअलिटी ज्यादा हो, तो अच्छा है। मुझे ये लग रहा है कि हमारे यहाँ रिलीजियोसिटी बढ़ती जा रही है और स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म बिल्कुल अब नहीं रहा। बिल्कुल, अध्यात्म बढ़े तो ज़्यादा बेहतर है। आप हमारे साथ जुड़े, आपने इस मामले को इतनी गहराई से समझाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। तो आइए देश की बात में आगे बढ़ते हैं, कुछ राजनीति की और बात कर लेते हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, अब इस पूरे मामले में आपको बता दें, यात्रा को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो वाद विवाद है वो भी बढ़ गया है। ताज़ा विवाद कांग्रेस की तरफ से जारी खाकी पैंट की तस्वीर को लेकर हो गया है, जिसे बीजेपी ने तुरंत वापस लेने की मांग की है और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है।
कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इस समय केरल से गुजर रही है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से चलने के बाद 5 दिनों में यह अब तक 94 किलोमीटर दूरी तय कर चुकी है। 150 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा को लेकर हर दिन बीजेपी और कांग्रेस के बीच तू मैं हो रही है। ताजा विवाद कांग्रेस की तरफ से ट्वीट की गई उस तस्वीर को लेकर है जिसमें खाकी पैंट में आग सुलगती दिखाई गई है और लिखा है 145 दिन बाकी। देश को नफरत की बेड़ियों से आजाद कराने के लिए और बीजेपी आरएसएस ने जो नुकसान पहुंचाया है उसे ठीक करने के लिए हम कदम दर कदम अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। बीजेपी ने इसे हिंसा को उकसाने वाला ट्वीट बताया है। यह तस्वीर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को रिप्रेजेंट करते हुए कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया है और इसमें आग जलते हुए दिखाया गया है। आगजनी का दृश्य है ये। दिस इज नथिंग बट इंस्टिगेटिंग पीपल फॉर वायलेंस। यह और कुछ नहीं है मगर किस प्रकार से लोग वायलेंट हो, किस प्रकार से आगजनी हो, किस प्रकार से हत्याएं हो, उसके लिए लोगों को उकसाने का काम आज गांधी परिवार और गांधी परिवार के कहने पर कांग्रेस पार्टी ने किया है। खाकी पैंट आरएसएस की पोशाक का हिस्सा है। कांग्रेस इस ट्वीट को हिंसा फैलाने की नीयत से नहीं बल्कि बीजेपी को उसी की भाषा में जवाब देना बता रही है। RSS and the BJP is not used to aggressive responses from the Congress. When the Congress gives an aggressive response, जब हम आक्रामक होते हैं तब वो पीछे हट जाते हैं। तो ये अगर वो आक्रामक होंगे हम डबल आक्रामक होंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया है कि कन्याकुमारी से यात्रा शुरू करने वाले राहुल गांधी स्वामी विवेकानंद मेमोरियल पर नहीं गए। आज मैं पूछना चाहती हूं कांग्रेस पार्टी से, आप कहते हैं आप यात्रा कर रहे हैं भारत को जोड़ने की। अरे अगर कन्याकुमारी से चले तो कम से कम इतनी निर्लज्जता तो ना दिखाते, स्वामी विवेकानंद जी को प्रणाम कर कर तो बताते, लेकिन वो भी राहुल गांधी को स्वीकार नहीं। कांग्रेस ने मेमोरियल के अंदर का वीडियो जारी कर स्मृति ईरानी को जवाब दिया। इससे पहले बीजेपी ने भारत यात्रा में इस्तेमाल किए जाने वाले कंटेनरों पर सवाल उठाया। उसके बाद राहुल गांधी की टी शर्ट की कीमत और फिर विवादास्पद बयान देने वाले पादरी जॉर्ज पोनैया के साथ उनकी मुलाकात पर कांग्रेस इसे बेतुका बता रही है। जब अनुराग ठाकुर पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं और बाहर बोलते हैं गोली मारो, हम अनुराग ठाकुर के साथ तो पार्लियामेंट में हम उनके साथ काम करते हैं। एक वो क्या है साध्वी निरंजना क्या कहती हैं, क्या कहा उन्होंने, भारत को 2 भागों में बांटा, एक रामजादे और एक कुछ और शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया। जो गोडसे के पुजारी हैं प्रज्ञा ठाकुर, वो लोकसभा के सांसद हैं, तो इनके मुंह में नहीं होता बोलने के लिए। पर जो हुआ, लोग आए, किसी ने कुछ किया, किसी ने रिकॉर्डिंग की, उसको फैलाया, उसमें हमारा कोई हाथ नहीं था। कांग्रेस अपनी यात्रा के दौरान महंगाई, बेरोजगारी और समाज में विभाजन के मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। बीजेपी इस पूरी यात्रा को कांग्रेस के करप्शन से ध्यान बटाने की कोशिश करार दे रही है। यात्रा अभी लंबी है, तू मैं भी लंबी चलेगी, ऐसा अंदेशा है। दिल्ली से उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया। और खबर अब गुजरात से। गुजरात में सत्ताधारी बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में तनाव बढ़ता जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि रविवार रात को गुजरात पुलिस ने उनके दफ्तर पर रेड की। ये दावा तब हुआ जब अरविंद केजरीवाल 2 दिन के दौरे पर अहमदाबाद पहुंच चुके थे। हालांकि अहमदाबाद पुलिस ने इस दावे का खंडन किया है। मैं गुजरात के लोगों को कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार बनेगी, हम गुजरात में भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे, 0 टॉलरेंस होगा करप्शन के खिलाफ, साफ सुथरा प्रशासन होगा तो बहुत पैसा बचेगा और उस पैसे को, एक पैसे को जनता के लिए खर्च किया जाएगा। रविवार रात जैसे ही अरविंद केजरीवाल 2 दिन के दौरे पर अहमदाबाद पहुंचे, आम आदमी पार्टी की तरफ से दावा हुआ कि अहमदाबाद दफ्तर पर गुजरात पुलिस ने रेड की है। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि गुजरात में मिल रहे अपार समर्थन से बीजेपी बौखला गई है, क्योंकि आपके पक्ष में गुजरात में आंधी चल रही है। अहमदाबाद की आश्रम रोड पर यही आम आदमी पार्टी का बैक एंड ऑफिस है,
जिसके बारे में दावा किया गया कि रविवार रात को सिविल ड्रेस में 3 पुलिस वाले आए और 2 घंटे तक पूछताछ की और कागजों से लेकर लैपटॉप तक सब खंगाला। जितने भी पेपर दिखे उन्हें, कोई भी छोटा सा पर्ची भी दिखी तो वो लोग उसको खोल के पढ़ रहे थे कि क्या है। अच्छा। जो डायरियां दिखी, हर डायरी का एक पन्ना उन्होंने देखा, पूरी संतुष्टि से उसको खोल के देखा। अच्छा। फिर उसके बाद वो लोग लैपटॉप के ऊपर गए कि आप मेरे को हमें लैपटॉप दिखाइए कि आप लैपटॉप पे क्या कर रहे हैं। अच्छा। उन लोगों ने लैपटॉप भी कोशिश करा काफ़ी चीज़ें देखने की। अच्छा। कि आप क्या है इसमें, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। हाँ। मतलब एक चीज़ वो देखना चाहते थे। हर ड्रॉर उन्होंने, ऐसी कोई ड्रॉर नहीं होगी जो उन्होंने नहीं खोली। 2 घंटे के करीब ये रेड चली है, 1.5 से 2 घंटा। लेकिन अहमदाबाद पुलिस ने इस दावे का खंडन किया। अहमदाबाद पुलिस ने ट्वीट कर कहा कि कल आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर अहमदाबाद शहर पुलिस के रेड करने आने का समाचार सोशल मीडिया से ज्ञात हुआ है। इस प्रकार की कोई रेड अहमदाबाद शहर पुलिस के द्वारा नहीं हुई है, लेकिन आम आदमी पार्टी रेड करने आए पुलिस वालों के नाम भी बता रही है। हमने तो बोला, नाम बोल दिया। नवरंगपुरा पुलिस थाने से हितेश भाई और पारस भाई नाम के 2 लोग आए थे। अब आप देखिए कि आपके महकमे में इस नाम के कोई लोग है कि नहीं है। अगर है तो हमारी बात सच है, अगर नहीं है तो उन लोगों पे FIR कीजिए जो बीजेपी के एजेंट बन के प्राइवेट पुलिस के रूप में हमारे ऑफिस में आए। इस सब के बीच अरविंद केजरीवाल ऑटो रिक्शा चालक, व्यापारियों और वकीलों के साथ संवाद करके चुनाव प्रचार में व्यस्त रहे। ऐसे मामले राजनीतिक ज्यादा होते हैं, इसलिए ऐसे मामलों से कोई नतीजा निकल कर आएगा इसकी उम्मीद कम ही रहती है। लेकिन ये मामले ये बताते हैं कि 2 पार्टियों के बीच में संबंध कितने खराब हैं और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा चढ़ेगा ये संबंध और कितने खराब हो सकते हैं। अहमदाबाद से अपने कैमरा सहयोगी संजय ठाकुर के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV मीडिया। तो देश में 5 राज्यों में 60 अलग अलग जगहों पर NIA की छापेमारी चल रही है। ये गैंगस्टर से आतंकी कनेक्शन के मामले में हो रही है। बताया जा रहा है कि ये गिरोह देश और विदेश के साथ साथ भारतीय जेलों में सक्रिय हैं। हाल ही में NIA के शीर्ष अधिकारियों ने इस मामले को लेकर हरियाणा और पंजाब पुलिस के अधिकारियों से मुलाकात भी की थी। गोल्डी बरार सहित कई गैंगस्टर्स विदेशों में सक्रिय हैं। हरियाणा के यमुनानगर में गैंगस्टर काला राणा के घर पर भी NIA की टीम पहुंची। मजीठा रोड पर गैंगस्टर शुभम के घर भी NIA की रेड हो रही है। NIA की टीम उनके घर की तलाशी ले रही है। वहीं पंजाब के मुक्तसर में गोल्डी बरार के घर और गुरदासपुर में जग्गू भगवानपुरिया के घर पर भी रेड हुई। दोनों ही सिद्धू मूसेवाला केस में आरोपी हैं। तो बात अब कर्नाटक की। बेंगलुरु के लोगों ने हाल की जबरदस्त बारिश के दौरान जिन हालात का सामना किया उसके बाद सरकार और प्रशासन की नींद खुली है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के आदेश के तहत शहर में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान अब चलाया जा रहा है। महानगर पालिका ने 696 जगहों को चिन्हित किया है जिन्हें अतिक्रमण से मुक्त किया जाना है। ऐसी एक जगह का जायजा लिया हमारे सहयोगी निहाल किदवई ने। एक पॉश अपार्टमेंट के हिस्से को तोड़ना पड़ा और उसके बाद पानी निकला। जब सर्वे आगे बढ़ा तो पता चला कि देखिए यहाँ किस तरह से ये जो पूरी सड़क बनाई गई है ये राज कालवे पे बनाई गई है, यानी कि यहाँ पर नाला होना चाहिए लेकिन लोगों ने इसको कब्जा करके सड़क बना दिया। अब JCB लगा करके, बुलडोजर लगा करके पहले पेड़ों को काटा जा रहा है, उसके बाद ये जो पूरा ट्रैक है इस पूरे ट्रैक को यहाँ से तोड़ा जाएगा और तोड़ने के बाद इस पूरे ट्रैक के नीचे यहाँ पर पूरा नाला बनेगा ताकि पानी का बहाव न रुके। अगर पानी का बहाव यहाँ से होगा तो जाहिर है कि यहाँ पर पानी का आसपास कहीं भी जमाव नहीं होगा। जल जमाव की जो समस्या इस इलाके में हो गई थी वो नहीं होगी। और इसी तरह से कई सारे इलाकों में लोगों ने राज कालवे यानी स्टॉर्म वाटर ड्रेन के साथ साथ बफर जोन जिसको कहते हैं, यानी वो इलाके जहां से जिन रास्तों से पानी झील तक जाता है वहां पर कब्जा किया। और उसके बाद अगर कई लोग ऐसे भी हमें मिले जिन्होंने हमें बताया कि अगर 60% मकान बनाने की इजाजत थी तो 100% मकान जो बना उसमें से 40% की इजाजत नहीं थी। जाहिर है कि जब ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट दिया जाता है तो पहले इंस्पेक्शन होता है। इसमें सीधे तौर पर जो अधिकारी हैं, बिल्डर्स हैं, उनकी मिलीभगत है और इसका खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ता है
जो यहाँ पर मकान खरीदते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता। ऐसे में जो लोग बड़े शहरों में मकान खरीद रहे हैं उन्हें इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए, ये भी जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए कि क्या जो प्लान है वो पूरी तरह से अप्रूव्ड है या नहीं, क्योंकि सर्टिफिकेट हमने देखा कि कई लोगों को दिए गए हैं लेकिन उन सर्टिफिकेट्स का कोई मतलब नहीं था। सर्टिफिकेट दे दिए गए और अब कई जगहों पर देखिए यहाँ पे सड़क तोड़ा जा रहा है, कहीं पे पॉश अपार्टमेंट के एक हिस्से को तोड़ा जा रहा है। इसी तरह से कई सारी जगह हैं जहां पर राज कालवे से जो अतिक्रमण है उसको हटाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के एक अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई है। और सिर्फ ये बेंगलुरु शहर की बात नहीं है, बल्कि देश के किसी भी हिस्से में आप जाएं, जितने भी महानगर हैं, वहां आम तौर पर इस तरह की समस्याओं से नए लोगों को, खास करके वो लोग जो बाहर से आए हैं, उन्हें जूझना पड़ता है। ऐसे में जरूरी है कि जब भी आप मकान लें तो पूरी तरह से जांच कर लें कि कहीं भविष्य में अगर वो उसको तोड़ने की जरूरत पड़े तो आप उसके शिकार न हो। बेंगलुरु से निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। बात मध्य प्रदेश की है। रबी हो या खरीफ, खाद की किल्लत अब आम हो गई है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मुख्यमंत्री जी का गुस्सा सुर्खियों में है। वो गुस्सा हुए तो 3 घंटे में प्रशासन ने टनों खाद कारोबारियों के यहां से निकाल लिया जो किसानों में बंटना था। पूरे देश में फर्टिलाइजर का कोई संकट नहीं है। जितना खाद की जरूरत है उतने खाद का इंतजाम करके सरकार ने रखा हुआ है। कतार में किसानों की तस्वीरें हैं, कालाबाजारी हकीकत। इन लोगों के नाम से एफआईआर दर्ज कराया सर। जैसे ही हम लोग को सूचना मिला सर, इन तीनों जगह पे अपने पुलिस पार्टी भेजा था। जयप्रकाश सिंह ट्रेन में बैठ के अपने परिवार के साथ जा रहे थे, तो झांसी पुलिस से बात करके इंटरसेप्ट करके उनको वहां से कस्टडी में लिया सर। जो दोषी पाया जाए उसी के खिलाफ कार्रवाई सर। लेकिन ये मैसेज लाउड एंड क्लियर है, मैं गड़बड़ किसी को करने नहीं दूंगा। गड़बड़ अगर करेगा तो सख्त कार्रवाई होगी, छोड़ेंगे नहीं। दरअसल खबर आई थी कि किसानों के लिए आया सरकारी कोटे का करोड़ों का यूरिया जबलपुर से गायब हो गया। मुख्यमंत्री जी गुस्से से लाल हो गए। सुबह 7 बजे अफसरों को तलब किया। साहब लोग मूड भांप कर यूरिया खोजो अभियान में जुटे। 3 घंटे में करीब 130 मीट्रिक टन यूरिया बरामद कर लिया गया। क्रिप्को के अफसर, ट्रांसपोर्टर सबके खिलाफ मामला दर्ज हुआ। बावजूद इसके हालात नहीं बदले। मुरैना में कई किसानों का पूरा परिवार कई किलोमीटर का सफर तय कर रहा है। रात से आकर 8 से 14 घंटे तक लाइन में लगा रहता है। स्कूली बच्चे भी। खाद के 3 कट्टों का टोकन मिल रहा है, लेकिन कई बार खाद नहीं। धूप तेज है, न बिक्री केंद्र में छांव है, न पानी। कुछ किसान वहीं की झाड़ नोचकर साथ लिए बैठे हैं। खाद नहीं तो कम से कम छांव तो मिले। 12 किलोमीटर से सवेरे 4 बजे के आए हैं। 10 बीघा जमीन है, 21-25 हो जाएगी, काम नहीं आएगी। का पता 25-20 मारे। तो ये खाद के लिए बड़ी मारामारी हो रही है। खाद के मारे बहुत बब्बड़ हो रहा है। तो सवेरे के लगे 4 बजे की, सुबह 4 बजे के लगे लाइन में। हाँ सिर्फ खाद नहीं मिल रहा है, तो खाद की वजह से 3 चक्कर काट गया, चौथी बार मिला है। कितना मिला है भैया? अब जब एक पर्ची मिली है, कितने मिलेगा इतना पता नहीं है। गुना जिले की बमोरी तहसील के बागेरी गांव में बने खाद केंद्र पर किसान कतार में हैं, लेकिन जमीन के कागजातों की किताब पहले ही लाइन में लग जाती है। भूखे प्यासे घंटों खड़े रहते हैं। अधिकारियों का जवाब अनोखा है। 5 चक्कर हो गया सर मेरा। मैंने कल 6ठे नंबर में लगाई किताब। हाँ। कब लगाई थी आपने किताब? परसों भी लगाई सर। परसों ने कही फोटो कॉपी लेके आओ। हाँ। तो लाइन में से फोटो कॉपी भगा दी। अब कल आया, कल 6ठे नंबर पे। अबे वो 6ठा नंबर ही नहीं आ रहा सर। कल 50 नंबर थे, 50 के 64 हो गए। भिंड जिले में भी 2-3 दिन से लंबी लंबी कतार में लगने के बाद भी किसानों को खाद नहीं मिल रहा है। महिलाएं, बच्चियां भी लाइन में लगी हैं। किसानों का आरोप है खाद की कालाबाजारी हो रही है। लाइन में लगे, अंदर ही अंदर जो किताबें पहुंच जाती है, अंदर ही अंदर सप्लाई हो जाती। लाइन वाले लाइन में ब्लैक में जा रहा कहा कोई पता ही नहीं पा रहा। कितने दिन से चक्कर काट रहे हैं? होगा आज 10 दिन बराबर। 2-3 दिन हो गए। क्या कह रहे हैं अधिकारी? अधिकारी का लेने ही आना है, बंद कर लेते
अधिकारी कोई नहीं बोल रहा, ब्लैक कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं यहाँ अंदर। वैसे सरकारी सुर्खियों के हवाले से हाल ही में बताया गया था कि 32 लाख मीट्रिक टन उर्वरक उपलब्ध होगा। 65 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन और 18 लाख हेक्टेयर में उड़द की बुआई को देखते हुए डीएपी की भी जरूरत है। एनपीके का लक्ष्य 1 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख मीट्रिक टन का रखा गया है। यूरिया का ज्यादा भंडारण हुआ है। मॉनसून लंबे वक्त तक ठहर रहा है। सरकार को ये भी पता है कि गेहूं का रकबा बढ़ रहा है, दलहन का घट रहा है। ऐसे में नाइट्रोजन की प्रचुरता वाले यूरिया की मांग बढ़ रही है। वैसे भी दलहन में यूरिया का इस्तेमाल कम ही होता है। ऐसे में सवाल है कि सरकार हालात भांप नहीं पाई या भ्रष्टाचार हुआ, क्योंकि भंडारण और आंकड़ों की हकीकत ये तस्वीरें हैं। सरकार कह रही है 70% यूरिया कोऑपरेटिव सोसाइटी और 30% बाजार से बटेगा, लेकिन इन कतारों को कौन झुठला सकता है। मध्य प्रदेश की सत्ता पर लंबे वक्त से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान काबिज हैं। उन्हें गुस्सा कम ही आता है। अब देखिए ना, उन्हें गुस्सा आया तो चंद घंटों में टनों यूरिया मिल गया। काश उन्हें इसी तरह गुस्सा आता तो फिर कथित तौर पर राज्य में व्यापम, डंपर या पोषण आहार जैसे घोटाले नहीं होते। खैर, वो नरम दिल इंसान हैं, क्या पता ये गुस्सा फिर ठहर जाए। मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।